नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह सैनी आज एक नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध। ये जो टॉपिक है ये राजस्थान जो पुलिस की जो सिलेबस में ये टॉपिक डाला गया है, ये इसलिए बताया गया है या इसलिए ये टॉपिक को शामिल किया गया है ताकि जो पुलिस हैं वो यानी जैसे जन सहायता कर रही हैं तो इससे भी जनता को यानी अवगत करवाया जा सके कि जो बढ़ रहे जो अपराध है इसको कंट्रोल यानी नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, या उनसे संबंधित कौन कौन सी जो नियम हैं, कौन कौन सी जो धाराएं हैं जिसके तहत यानी व्यक्तियों को क्या क्या सज़ा का प्रावधान है, इससे संबंधित जो हैं जो अधिनियम कौन कौन से बने हैं, और इससे संबंधित हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान है उस संविधान में यानी कौन कौन से जो आर्टिकल आते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले एक मैं बात यही कर लेता हूँ अपराध के बारे में कि अपराध कहते किसे हैं। देखो दोस्तों, अपराध किसे कहा जाता है, मैं ये कह रहा हूँ चाहे समाज हो, समाज में जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उनका दुरुपयोग करना ही क्या है, अपराध है। तो उसी प्रकार से जो संविधान है, संविधान ही नहीं कोई नियम है, नियम ही नहीं भैया जो कोई कानून है, कानून, इनका उल्लंघन करना ही क्या है दोस्तों, अपराध है, उल्लंघन करना। तो सबसे पहले तुमको अपराध की डेफिनेशन का पता चला होगा कि अपराध किसे कहते हैं। समाज, जो नियम, संविधान और कानून, इनका उल्लंघन करना ही क्या है, अपराध है। अपराध के जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को रखा तो जाता है, लेकिन किस में रखा जाता है, एनसीआरबी में। किस में रखा जाता है, एनसीआरबी। एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये इसका पूरा नाम है। ये किसके अधीन, जो एनसीआरबी है ये किसके अधीन है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, गृह मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के। वर्तमान में जो एनसीआरबी है इसके महानिदेशक किसको बताते हैं, महानिदेशक। तो इसके महानिदेशक तो बताते हैं दोस्तों, लेकिन बताते किसको हैं, तो वर्मा साहब को बताते हैं, आर वर्मा। ये इसके महानिदेशक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ये राजस्थान पुलिस के जो सिलेबस हैं उसमें यानी नया टॉपिक शामिल किया गया है। और नया टॉपिक कौन सा है, जो बच्चों, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो अपराध को जो बढ़ावा मिल रहा है, जो बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ यानी कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, और हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। तो उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपराध की डेफिनेशन तुमको याद होनी चाहिए कि समाज और संविधान है। समाज के जो मैंने बता दिया जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, संविधान में जो भी लिखा हुआ है, जो नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनका उल्लंघन करना ही क्या है, अपराध है। अपराध का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
ठीक है। ये जो एनसीआरबी है ये किसके अधीन होती है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है। और इसके जो महानिदेशक है वो किसको बताते हैं, आर वर्मा साहब को बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो ठीक था। मैं आगे बात करूं तो महिलाओं एवं बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विकास के लिए 1985 में एक विभाग स्थापित किया गया, एक विभाग बनाया गया 1985 में। और उस विभाग का क्या नाम था दोस्तों, तो उस विभाग का नाम बताते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग। ये विभाग बताते हैं। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था। यूं कहा जाता है कि साहब 30 जनवरी 2006 में इस विभाग का नाम भी चेंज कर दिया गया। और इस विभाग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। अब महिला एवं जो बाल विकास मंत्रालय है वो केंद्र में इसका जो अध्यक्ष बताते हैं या केंद्र में इसकी जो मंत्री बताते हैं, मैं केंद्र की बातें कर रहा हूं, केंद्र सरकार की। महिला एवं बाल विकास से जो मंत्री है वो किसको बताते हैं, तो स्मृति ईरानी को बताते हैं, स्मृति ईरानी को बताते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो राजस्थान है, राजस्थान में जो महिला एवं बाल विकास से जो मंत्रालय है वो किसके अधीन है, तो कहते हैं कि मंत्री को किसको बताते हैं, तो ममता भूपेश को बताते हैं। मैं कह रहा हूं कि भैया यहां तक बातें समझ में आई क्या दोस्तों। अपराध की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, अपराध किसे कहते हैं, किसके अधीन होता है। ठीक है। इसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ होता है, वर्तमान में उसका जो निदेशक होता है वो कौन होता है। महिलाओं एवं बालकों के जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो अधिनियम कब बनाया गया था, 1985 में। अधिनियम नहीं, विभाग बनाया गया था और उस विभाग का क्या नाम था, महिला एवं बाल विकास विभाग। 30 जनवरी 2006 को कहते हैं कि इसी विभाग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्र में इसकी जो मंत्री बताते हैं वो स्मृति ईरानी को बताते हैं, जबकि इस राजस्थान में इसके मंत्री किसको बताते हैं, तो ये ममता भूपेश को बताते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट एक बिंदु ले लेते हैं और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो बिंदु क्या लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट।
और पॉइंट ये है कि महिलाओं के संरक्षण से संबंधित संविधान के आर्टिकल, संविधान के प्रावधान कि कौन कौन से संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कुछ आर्टिकलों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं तो आर्टिकल तो आता है, लेकिन आर्टिकल कौन सा आता है? 14 आता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं तो आर्टिकल तो आएगा लेकिन 15 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं तो आर्टिकल तो आएगा लेकिन 15(3) आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं तो आर्टिकल तो आएगा लेकिन 16(2) आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं तो आर्टिकल तो आएगा लेकिन 19 आएगा। एक बार इसके यहाँ तक देख लेते हैं 19(1) तक, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या हैं, विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या हैं, सम्मान है। तो जिस प्रकार से व्यक्तियों को कानून की नज़र में समानता का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी कानून की दृष्टि में समानता का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को भी, किसको? महिलाओं को भी कानून की दृष्टि में समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, वर्ण आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमें तो यहाँ ही पढ़ना है लिंग, यानी स्त्री और पुरुषों के साथ, यानी लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल कौन सा कह रहा है? 15 कह रहा है। आर्टिकल 15(3) क्या कह रहा है? ये कहता है महिलाओं एवं बालकों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये केवल महिलाओं या बालकों के संरक्षण के लिए ही कहा गया है कि महिलाओं के विकास, जो महिलाएं एवं बालकों के लिए राज्य है वो विशेष प्रावधान कर सकता है विकास के लिए। 16(2) क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कोई भी जो सभी नागरिक होते हैं, जो भी राज्य के नागरिक होते हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, उनको जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ण, निवास स्थान, आदि के आधार पर राज्य हैं के अधीन जो सेवाएं होती हैं, राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं से क्या नहीं किया जा सकता? वंचित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? वंचित नहीं किया जा सकता यदि एबिलिटी पूरी रखते हैं। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो उसको राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जो वैकेंसियां निकलती हैं, जो नौकरियां निकलती हैं,
उनमें शामिल होने से नहीं रोका जाएगा कि हाँ तू अमुक वर्ग का है, तू तो यार पुरुष है, यहाँ स्त्री है, ठीक है। तो उनके आधार पर किसी को भी राज्य नहीं रोक सकता। 19(1) क्या कह रहा है? 19(1) में आप स्वयं को पता है कि 6 प्रकार की, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता ही थी, लेकिन अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो वहाँ लिखा हुआ है 19(1) में लिखा हुआ है कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी प्रकार से 19(ख) में लिखा हुआ है क्या? अबाध रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अबाध का मतलब होता है बिना किसी हथियार के। 19(ग) में क्या लिखा हुआ है कि संघ, परिसंघ, संगठन, समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19(घ) में क्या लिखा हुआ है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19(अ) में क्या लिखा हुआ है? निवास करने की स्वतंत्रता। और 19(च) में क्या लिखा हुआ है? च में नहीं, 6 में लिखा हुआ है साहब अपनी जो कारोबार, उपजीविका चलाने के लिए कारोबार स्थापित करने की स्वतंत्रता। तो जिस प्रकार से व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी बोलने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जो कह में ही कई भी चीज़ें और भी आती हैं, जैसे आंखों देखी हाल प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है, अपना जो विज्ञापन करने की स्वतंत्रता है, और इसके अलावा जो राष्ट्रगान के समय चुप रहने की स्वतंत्रता है, और इसके अलावा जो राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत ही आती हैं। 19(ख) ये कहता है कि जो बिना किसी हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसी पुरुषों के द्वारा हो रहा है या किसी महिलाओं के द्वारा हो रहा है। 19 के क्या कहता है कि सहकारी समिति यानी जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां हैं वो स्थापित कर सकता है, संघ बना सकता है, अपना एक संगठन बना सकता है। भ्रमण करने की स्वतंत्रता 19(अ) में निवास भी कर सकता है, कहीं भी स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, और अपना कारोबार कहीं भी स्थापित कर सकता है। तो यहाँ से लेके यानी आर्टिकल 14 से लेके और 19 तक बातें समझ में आई होगी। आगे बात करें आर्टिकल, कुछ आर्टिकल और आते हैं दोस्तों, जैसे आर्टिकल आ गया 21 आ गया, आर्टिकल आ गया 23 आ गया, आर्टिकल आ गया 24 आ गया, आर्टिकल आ गया वो 25 से लेके 28 तक आ गया। देख लेते हैं यही। आर्टिकल आ गया वो 29 और 30 आ गया, आर्टिकल आ गया वो 32 आ गया। यहाँ तक देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ बात करें तो आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब समझते हो क्या तुम लोग? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका मतलब ये होता है कि साहब यहाँ महिलाओं, हाँ टॉपिक जो बाल अपराध ही चल रहा है, उसमें जो महिलाओं से संबंधित जो आर्टिकल है उनके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों। तो जिस प्रकार से जो पुरुष हैं, उसी प्रकार से जो स्त्रियों को भी अपने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार यदि महिला अपना जो शरीर का त्याग कर रही है तो कर सकती है, लेकिन कानून को ध्यान में रखकर। इसी में लिखा हुआ है कि इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है, यानी इसमें
18 प्रकार की मैं स्वतंत्रताएं और भी बताता हूँ। जैसे आदमी है उसको खुले में फांसी देने के विरुद्ध अधिकार है, विलम्ब से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार है, हथकड़ी और बेड़ी पहनाने के विरुद्ध अधिकार है, आदमी को जो अंतिम संस्कार करने के विरुद्ध अधिकार है, उचित जीवन बीमा पॉलिसी। तो वहाँ एक अधिकार और देखने को मिलता है कि नारी का, मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, नारी का गरिमा पूर्ण सम्मान करने का अधिकार, सम्मान करने का अधिकार। बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये कहता है मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, और इसमें अनैतिक दुर्व्यवहार भी आता है, अनैतिक दुर्व्यवहार, और बेगार व बलात् श्रम पर रोक, बेगार व बलात् श्रम पर रोक, ये लिखा हुआ होता। आपने कभी सुना होगा ये जो बंधुआ जो मजदूर प्रथा चलती थी, इस प्रथा का इसके तहत अंत हुआ है। दास दासी जो प्रथा चलती थी उसका भी आर्टिकल 23 के अनुसार अंत हुआ है। मानव दुर्व्यवहार, इसका मतलब क्या होता है कि साहब जो जिस प्रकार से हम पशु पक्षियों का हमें व्यापार करते हैं, क्या कभी आपने ये सुना है क्या कि मनुष्य का कभी व्यापार होता है? यानी कहने का मतलब है महिलाओं एवं बच्चों का व्यापार नहीं किया जा सकता, महिलाओं व बच्चों का व्यापार नहीं किया जा सकता। अब आप ये कहोगे कि साहब पुरुषों का किया जा सकता है क्या? टॉपिक क्या है? टॉपिक देखो ना, महिलाएं जो बाल अपराध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैं महिलाओं और बच्चों की बातें कर रहा हूँ। हाँ, पुरुषों का भी क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनैतिक दुर्व्यवहार, कोई जो वेश्यावृत्ति है इसमें बच्चों और जो महिलाओं का क्या अनैतिक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, या जो वेश्यावृत्ति जो कोई महिला है वो महिला अपना जो शरीर है वो किसी पुरुष को बेचती है, तो ये क्या है? ये अनैतिक दुर्व्यवहार है। कोई जो वेश्यावृत्ति जो महिला है वो अपना जो शरीर है वो किसी पुरुष को क्या करती है? बेचती है। तो जो पुरुष जो खरीदता है वो भी क्या है? अनैतिक दुर्व्यवहार है, और जो बेचती है वो भी क्या है? अनैतिक दुर्व्यवहार है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 24 आता है। 24 में क्या लिखा हुआ है? बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक। हम इसमें पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बालक होते हैं वो कल कारखानों बालक तो बालक और बालिकाएं भी हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? तो 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं वो कारखानों में जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकते। बालिकाएं जोखिम भरे क्या नहीं कर सकते? कार्य नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो वह कानूनी अपराध है। कल कारखाना, और एक होता है कारखाना, ये लिख देता हूं मैं। कल कारखाना क्या होता है? कारखाना। और एक लिख देता हूं खान, खदान जिसको बोलते हैं। ये कारखाना जो अधिनियम बना था, मैं यही बात कर रहा हूं। ये अधिनियम कब बना था? तो 1948 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1948 में। जबकि ये जो खान अधिनियम है ये कब बना था? ये 1952 में। 1952 में।
इन अधिनियमों के तहत क्या कहा गया? इन अधिनियमों के तहत कहा गया कि साहब जो रात्रि के जो जैसे ही मतलब 7 बजते हैं और सुबह यानी जो मॉर्निंग के 6 बजते हैं, उस दौरान इनके बीच में, इनके जो मध्य में कोई जो महिला है वो क्या नहीं कर सकती, यानी कार्य नहीं कर सकती। कहाँ? कल कारखानों में या खदानों में। बात समझ में आ रही होगी। ये अधिनियम ये कहता है ये बात। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसी प्रकार से जो महिला है वो भी तो किसी भी धर्म को अपना सकती है। 26 क्या कहता है? व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो महिला भी तो कर सकती है ना भाई। उसके बाद में नेक्स्ट, क्योंकि उसको भी तो समानता का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, क्यों नहीं कर सकती। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 27 क्या कहता है कि जो स्त्री और जो पुरुष होते हैं वो अपने धर्म के उत्थान के लिए कितनी भी आय का व्यय कर सकते हैं, लेकिन वह जो आय होगी वो आयकर रहित होगी, यानी टैक्स नहीं लगेगा और राज्य सरकार के द्वारा कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कोई राज्य द्वारा जो स्थापित संस्था है और राज्य उसका संचालन कर रहा है तो उसके भीतर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जबकि कोई ट्रस्ट के द्वारा स्थापित कोई संस्था है या राज्य के द्वारा संचालित है या राज्य के द्वारा स्थापित है लेकिन संचालन कोई और कर रहा है, तो इन संस्थाओं में यानी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो कहने का मतलब है यहाँ जो आर्टिकल 25 से लेके जो 28 तक है जो महिलाओं से संबंधित थे वो बातें कंप्लीट। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोई जो पुरुष होता है या महिला होती है वो अपनी जो लिपि है, जो भाषा है, जो संस्कृति है उसका क्या करे, तो उसका संरक्षण करे। क्या करे दोस्तों? उसका संरक्षण करे। बात समझ में आ रही होगी। उसका संरक्षण करे। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, हो सकता है कि उसमें महिलाएं भी हो, बच्चे भी हो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। शिक्षण संस्थाओं की क्या करना? संस्थाओं की स्थापना करना। क्या करना दोस्तों? स्थापना करना, ये लिखा हुआ। ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार यानी कहने का मतलब है इसमें लैंग्वेज यूं लिखी हुई मिलती है कि जब नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं तो हो सकता है कि नागरिकों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो जब मौलिक अधिकारों का हनन राज्य के द्वारा हनन होता है तो व्यक्ति है वो किसकी शरण लेता है? न्यायालय की शरण लेता है। और न्यायालय के द्वारा ऐसी स्थिति में 5 प्रकार की रिट जारी होती है। उसमें हेबियस कॉर्पस का नाम आता है, मेडिमस का नाम आता है, प्रोहिबिशन का नाम आता है, सार्वी आरेरी का नाम आता है और कवो वारंटो का नाम आता है। ये लेख है वो उच्चतम न्यायालय है वो जारी करेगा, ये आर्टिकल 32 कहता है। लेकिन कहते हैं कि इसी प्रकार से जो उच्च न्यायालय भी यानी ये जो लेख है वो जारी कर सकता है। इसमें इंजेक्शन नामक जो छठा लेख होता है वो भी जारी कर सकता है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि आर्टिकल कौन सा कहता है? तो 226 कहता है। तो ये जो आर्टिकल हैं महिलाओं के से संबंधित उनके बारे में बातें कर रहे हैं। आर्टिकल 21 से लेकर 32 तक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि साहब स्त्री और पुरुष हैं वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसको। हाँ, वो अपना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको त्याग सकता है, लेकिन संविधान के
नियमों को ध्यान में रखते हुए नारी का गरिमापूर्ण सम्मान करने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है, मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम पर रोक। मैंने कहा कि इसी के तहत जो बंधुआ मजदूर प्रथा चलती थी स्त्री और पुरुषों की, उसका भी क्या हुआ, अंत हुआ, और दासी प्रथा का भी क्या हुआ, अंत हुआ। मानव दुर्व्यवहार में लिखा हुआ है कि महिलाएं एवं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। इसमें दुर्व्यवहार का मतलब मैंने बता दिया, क्रय विक्रय न करना। अनैतिक दुर्व्यवहार, जो महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक दुर्व्यवहार न करना चाहिए, इसमें मैंने कहा कि जैसे कोई वेश्यावर्ती जो महिला होती है वो अपना शरीर किसी पुरुष को बेचती है। आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है बाल श्रम पर रोक, यानी बालिकाओं के श्रम पर भी रोक। मैंने कहा उसके बाद में जो कारखाना जो अधिनियम है ये 1948 में, और खान अधिनियम है ये 1952 में। इन अधिनियम के तहत यूँ कहा गया कि रात्रि में 7 बजे से लेके और सुबह के 6 बजे तक जो महिलाएं हैं वो कारखानों में क्या नहीं कर सकती, कार्य नहीं कर सकती हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करवाता है कार्य, जैसे मतलब नाइट ड्यूटी बोलते हैं हम, ऐसा कोई होता है महिलाओं के साथ, तो ये है क्या है, कानूनी अपराध है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मैंने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया है, और 29 और 29 में बताया है कि कोई भी जो महिला है, पुरुष है, उसकी लिपि, भाषा और संस्कृति का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए शिक्षण संस्थानों की क्या करना, स्थापना करना। जबकि आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों, बातें यहाँ तक होती तो ठीक थी, लेकिन आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल कोई ज़्यादा नहीं है, आर्टिकल ओनली कहते हैं कि भैया 395 है। तो उसमें और बात करें तो एक आर्टिकल आता है 39 का है, एक आर्टिकल आता है 39 से अड़े, एक आर्टिकल आता है 39 से चय, एक आर्टिकल आता है दोस्तों 41, एक आर्टिकल आता है 42, और उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल आएगा, वो आएगा 47, और आर्टिकल आएगा वो 51 के 5। ठीक, अब इनके बारे में और देख लेते हैं। आर्टिकल है वो 39 का क्या कहता है, ये कहता है कि जो स्त्री है, स्त्री एवं जो पुरुष हैं, इनको सम्मान आजीविका का अवसर दिया गया है। सम्मान आजीविका, आजीविका तुम जानते ही हो, जिस प्रकार से यानी व्यक्ति अपनी जिंदगी जीता है, पुरुष अपनी जिंदगी जीता है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी अपनी जिंदगी जीने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। 19 अड़े क्या कहता है, 39 अड़े में लिखा हुआ है दोस्तों कि सब जो स्त्री एवं पुरुषों को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, सम्मान कार्य के लिए सम्मान क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। अब ये तो आप स्वयं जानते हो मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। आपको पता है कि जो न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम बनाया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वो कब बनाया गया था, तो 1948 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों, 1948। उसके बाद में नेक्स्ट है 39 च क्या कहता है, वो ये कहता है श्रमिक स्त्री व पुरुष को
पुरुष को हानि न पहुंचाना। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है 39 के 39 अड़ है और 39 च है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 41 क्या कहता है? 41 ये कहता है काम, शिक्षा, एजुकेशन व जन सहायता, ये लिखा हुआ है। नरेगा के तहत जो महिलाओं को या पुरुषों को जो काम दिलाया गया था, इनके अलावा जो महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए या पुरुषों को शिक्षित करने के लिए कभी अभियान चलता था, और वो कौन सा था? वर्धा शिक्षा अभियान चलता था। उसके बाद में नेक्स्ट जो जन सहायता के बारे में बात करें, तो जन सहायता के बारे में बात करते हैं तो इसमें यूं लिखा हुआ मिलता है कि साहब जो जैसे कोई कर्मचारी है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके आश्रित को क्या देना? नौकरी देना। इसी में कहते हैं कि दोस्तों आपकी जो उज्ज्वल योजना आती है, उज्ज्वल योजना, इसी में आपका नरेगा आता है। मैंने बता दिया नरेगा के तहत काम दिलाना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है? 42। इसमें क्या लिखा हुआ? प्रसूति योजना। कौन सी योजना लिखी हुई है भाई? प्रसूति योजना। इसमें क्या था कि जो आर्टिकल था ये 39 से घ था भाई, और ये 39 अड़ था। चय में तो जो बालकों के लिए कहा गया है। ठीक है, तो प्रसूति योजना यानी जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बताया गया है। जैसे इसमें आपने कभी नाम सुना होगा जननी सुरक्षा योजना का, जननी सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना यानी इसमें कई योजनाएं चलाई गई है सरकार के द्वारा समय समय पर, जिसमें यूं कहा जाता है कि साहब जो स्त्री जैसे ही मतलब गर्भ धारण कर लेती है और जब तक संतान यानी जन्म होने के कुछ समय बाद भी यानी उसके विवाह तक भी यानी कुछ राशि प्रदान करती है, ऐसे कहा जाता है। जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डिलीवरी करवाते हैं तो उस समय शायद 3500 रुपये होगा, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, 3500 रुपये की पहले किस्त प्राप्त होती है। और जब तक कन्या 18 साल की होती है यानी विवाह योग्य हो जाती है तब तक उसको यानी गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार है वो शायद 51,000 रुपये यानी प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रावधान है। ठीक है, अब साहब आपने जो कर्मचारी जो महिलाएं होती हैं, कर्मचारी महिलाएं, जो कर्मचारी महिलाएं होती हैं उनके जब डिलीवरी होती है, संतान होती है और उस दौरान यानी वो क्या उस दौरान यानी वो ड्यूटी पर हो तो पहली बात तो वो ड्यूटी पर रह ही नहीं सकती क्योंकि उसको छुट्टी मिलती है। न्यूनतम कितनी मिलती है? न्यूनतम उन महिलाओं को छुट्टी मिलेगी वो भैया 15 दिन की मिलेगी। और अधिकतम कितनी ले सकती है? तो अधिकतम छुट्टी ले तो सकती है दोस्तों, लेकिन कितने दिन की? 180 दिन की। कितनी ले सकती है? 180 दिन की छुट्टी प्राप्त कर सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है
कि यदि कर्मचारी जो महिला है और उसके 2 संतान हैं और उन 2 संतानों के पालन के लिए अधिकतम कहते हैं कि 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव प्राप्त होता है। चाइल्ड केयर लीव प्राप्त होता है भैया, कितने दिन का? 730 दिन का। बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट 22 मई 2018 को 22 मई 2018 को राजस्थान का जो गृह मंत्रालय है उसने कहते हैं कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और ये जल्द ही यानी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि ये जल्दी ही प्रारंभ किया जाए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि आर्टिकल 47 क्या कहता है? 47 ये कहता है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इसमें तुम्हारा पोषार स्तर भी आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यूं है कि शुद्ध खान पान खाना, और इसी में आपके जो शराब है उसको रात्रि में यानी 8 बजे के बाद में क्या लगा दिया गया है? बैन लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब यूँ है कि साहब ये भी महिलाओं से संबंधित ही है, कि महिलाओं के जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है? 51 आता है, और 51 कै है, कै का 5वां नंबर आता है, यानी 5वें नंबर पे अण। ये क्या कहता है? ये कहता है कि समाज में जो कुप्रथाएं चल रहे हैं, कुप्रथाएं, उन कुप्रथाओं का क्या करना? अंत करना। क्या करना दोस्तों? अंत करना। ठीक है, तो ये भी महिलाओं से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो भी क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब आगे और भी 1-2 आर्टिकल और हैं और उसके बाद में नेक्स्ट मेन टॉपिक पर आते हैं। लेकिन महिलाओं से संबंधित जो आर्टिकल आते हैं उसमें आर्टिकल 243 से घ 3, आर्टिकल 243 से घ 4 और आर्टिकल आएगा वो 243 से न, ये आता है। देखो ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया जो पंचायत है उन पंचायत में जो SC ST की जो महिलाएं होती हैं उनके आरक्षण का प्रावधान है। उनको क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पंचायत में जो पद होते हैं उन पदों में जो आरक्षण है इसका जो प्रावधान है वो किस में देखने को मिलता है? आर्टिकल 243 घ 4 में। आर्टिकल 243 ने क्या कहता है कि जो नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाएं, इन नगर पालिकाओं में जो SC और ST की जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं, इनका जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो इन आर्टिकलों में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तुमको ये जितने भी जो संविधान के द्वारा या भारतीय संविधान में जो महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कुछ आर्टिकल थे वो आर्टिकल यहाँ आते आते क्या होते हैं दोस्तों? कंप्लीट होते हैं। आशा मैं तो यही करता हूँ कि आपको लोगों को समझ में आया होगा। बाकी चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।